दोस्तों, पति और पत्नी बच्चों के साथ शादी से वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से एक सिग्नल पड़ता है, जहां गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है। बच्चे बाहर देखते हैं कि एक महिला खिलौने बेच रही है और वे खिलौने खरीदने की जिद करने लगते हैं। माँ बच्चों को जिद करते हुए देखती है और उस महिला को अपने पास बुला लेती है। वह दो खिलौने अपने बच्चों के लिए खरीदने लगती है। जब महिला दाम बताती है तो माँ मोल भाव करने लगती है। इस पर पति कहता है कि कोई बात नहीं, ये भी तो बेचारी गरीब है, इसे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहकर वह अपनी जेब से और ज्यादा पैसे निकालकर महिला की तरफ बढ़ा देता है। खिलौने वाली महिला यह सुनकर खुश हो जाती है और पैसों को लेने के लिए जैसे ही नीचे की तरफ सिर झुकाती है, अचानक उसकी नजर पति से मिल जाती है। वह एकदम से चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है। अब तक उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन पति का चेहरा देखते ही वह मायूस हो जाती है। पति भी उसे देखकर कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है और उसके चेहरे पर भी उदासी साफ झलकने लगती है। पैसे तो वह पहले ही बढ़ा चुका था। महिला पैसे लेती है और वहां से चली जाती है। कौन थी वह महिला? पति पत्नी उसे देखकर इस तरह क्यों बदल गए? पूरी सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश के एक गांव में किरण नाम की लड़की रहती थी। वह खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसके मन में अहंकार था। वह अक्सर अपनी सहेलियों से कहती कि वह अपने घर पर राज करेगी और उसका पति उसके इशारों पर नाचेगा, क्योंकि वह बहुत सुंदर है। सहेलियां उसकी बातों को मजाक में टाल देती। धीरे धीरे किरण शादी के लायक हो गई। उसके पिता ने उसके लिए पास के शहर में एक लड़का देखा, जिसका नाम सूरज था। सूरज मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अच्छी कमाई करता था। रिश्ता पिता को पसंद आया और कुछ ही दिनों में किरण और सूरज की शादी हो गई। शादी के बाद किरण दुल्हन बनकर सूरज के घर आई, लेकिन उसका खूबसूरती का घमंड कम नहीं हुआ। वह चाहती थी कि उसका पति उसके इशारों पर चले। सूरज उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन नई नई शादी थी, इसलिए उसने सोचा कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। सूरज के घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन थी, जो बीमार रहती थी। उनकी माँ ने घर में दो गायें पाल रखी थीं, क्योंकि वह घर का दूध इस्तेमाल करना चाहती थी। सूरज नौकरी करता और घर की अच्छी देखभाल करता था। 6 महीने बाद सूरज को कंपनी के काम से विदेश जाना पड़ा। यह सुनकर किरण ने भी साथ जाने की जिद की, लेकिन सूरज ने मना कर दिया, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के तहत परिवार को ले जाना संभव नहीं था। जब किरण को यह समझाया गया तो उसने कहा कि वह 2 महीने तक अपने मायके में रहेगी और जब सूरज लौटेगा तब वह वापस आएगी। सूरज ने सोचा कि किरण वैसे भी घर के कामों में रुचि नहीं लेती, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसने हामी भर दी। किरण मायके चली गई और सूरज विदेश चला गया। 1.5 महीने बाद अचानक सूरज के पास उसकी माँ का फोन आया। जैसे ही सूरज ने फोन उठाया, माँ जोर जोर से रोने लगी। जब माँ को रोता हुआ देखता है तो उससे पूछने लगता है कि माँ, आप इस तरह से क्यों रो रही हो? तो वह कहने लगती है कि बेटा, मैंने तेरी शादी इसलिए की थी ताकि बुढ़ापे में मुझे सहारा मिल सके। लेकिन तेरी पत्नी तो मायके में ही जमकर बैठ गई है। उसे यहाँ पर आना चाहिए था ताकि वह काम में मेरा सहारा बन सके। लेकिन उसने बिल्कुल भी यह बात नहीं सोची है। इस बात को सुनकर सूरज इस बारे में गहन सोच विचार करने लगता है। हालांकि सूरज ने अपनी पत्नी से जाने के लिए कहा था, लेकिन फिर वह सोचता है कि माँ जो कुछ भी कह रही है वह बिल्कुल सही है और उसकी पत्नी को उसके घर पर होना चाहिए, न कि अपने मायके में। यही सोचकर सूरज कहता है कि ठीक है माँ, मैं एक बार फोन कर देता हूँ और वह शायद तुम्हारे पास आ जाएगी और घर के काम में तुम्हारा हाथ बंटा लेगी। इसके बाद सूरज वहीं से अपनी पत्नी अंजलि के पास फोन करता है और उससे कहता है कि किरण, ऐसा करो, तुम वापस आ जाओ। माँ को काम संभालने में दिक्कत हो रही है और वह काफी ज्यादा परेशान है। घर में बीमार बहन है, 2 मवेशी भी हैं और ऊपर से घर का ढेर सारा काम है। तो वहां पर आ जाओगी तो थोड़ा बहुत सहारा तो लगा ही दोगी और इससे माँ को काफी ज्यादा आराम मिल जाएगा। लेकिन किरण सूरज की एक बात नहीं सुनती है और कहती है कि नहीं, हम वापस नहीं लौटेंगे। आप जब आ जाओगे तो उसके बाद मैं वापस आऊंगी। इन बातों को सुनकर सूरज किरण पर नाराज हो जाता है और किरण को धमकाने लगता है। कहता है कि देखो, अगर तुम्हें आना है तो अभी आ जाओ, वरना वापस बिल्कुल मत आना। फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे पीछे से मेरे घर की देखभाल करने के लिए।
और अभी तुम अपने मायके में बैठी रहोगी, तो क्या फायदा। ऐसी शादी का इसके बाद किरण भी 2-4 शब्द ऐसे कह देती है जो सूरज को चुभ जाते हैं और इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। काफी देर तक फोन पर बात होती है, लेकिन अंजलि आने के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरती है। तो आखिर में सूरज कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब तुम बिल्कुल आना ही मत, वहीं पर रहना चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर सूरज फोन काट देता है और उसके बाद अपनी माँ के पास फोन मिलाकर कह देता है कि माँ, काम तो तुम्हें ही संभालना होगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने ऐसे ऐसे बोल दिया है। माँ उसको समझाती है, कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुझसे वैसे ही फोन पर बात कर रही थी ताकि मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो जाए, और तूने भी अपनी कोशिश कर ली है। कोई दिक्कत नहीं, जब तू यहाँ पर आ जाएगा तब तेरी पत्नी भी वापस लौट आएगी। ऐसा कहकर माँ भी फोन काट देती है और उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने भी पूरे हो जाते हैं। इन 6 महीनों के बीच में कभी भी ना तो सूरज ने अंजलि के पास फोन किया था और ना ही अंजलि ने सूरज के पास फोन किया था। सूरज वापस आ जाता है और वापस आकर भी उसे 10 दिन हो गए थे। ये बात अंजलि को भी पता थी कि सूरज वापस आ गया है। इसके बाद अंजलि के घर वाले उससे कहने लगे कि बेटी, अब तेरा पति वापस आ गया है और हमारे ख्याल से अब तुम्हें वापस चला जाना चाहिए। लेकिन किरण साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि उन्होंने मुझसे लड़ाई की है, वह मुझे लेने के लिए आएंगे तो ही मैं घर जाऊंगी, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। दरअसल किरण को अब भी अपनी खूबसूरती का घमंड था और उसे लग रहा था कि सूरज तो भागा भागा उसे लेने के लिए आएगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूं। इसके बाद सूरज आराम से अपने घर के अंदर रहने लगता है, ड्यूटी पर जाया करता और ड्यूटी से लौटकर घर के अंदर आराम किया करता। जब सूरज की माँ देखती है कि बेटा इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है कि उसे अपनी पत्नी को लेने जाना चाहिए, तो एक दिन सूरज से बात करती है। कहती है कि बेटा, अब काफी दिन हो गए हैं, अब तू ऐसा कर जाकर अपनी पत्नी को ले आ। लेकिन सूरज साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि माँ, वो अपने आप यहां से गई है तो उसे अपने आप ही आना होगा। मैंने उसे ना तो जाने के लिए कहा था और ना ही मैं उसे लेने के लिए जाऊंगा। अब चाहे कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं उसके पास फोन तक भी नहीं करूंगा। उसे आना हो तो बेशक आ जाए, मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा से खुले हुए हैं। इसके बाद माँ इस बात को देखकर बड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर बेटे की जिद है तो उसे पूरा होने देते हैं। उसकी पत्नी के मायके में फोन करके उनसे ही कह देती हूँ कि वह यहाँ पर वापस आ जाए। इसके बाद सूरज की माँ उसकी पत्नी के मायके में फोन करती है और वहां पर अपनी समधन से बात करके कहने लगती है कि अब तो हमारा बेटा वापस आ गया है, अपनी बेटी को यहाँ पर भेज दो, काफी दिन हो गए हैं उसे वापस लौटे हुए। इसके बाद किरण के घर वाले सूरज की माँ को बता देते हैं कि बिटिया जिद पकड़कर बैठी है कि जब तक दामाद जी नहीं आएंगे तब तक वह यहाँ से वापस नहीं जाएगी, उनके साथ ही वह वापस जाएगी। इस बात को सुनकर माँ थोड़ी परेशान होती है और उन्हें अपने बेटे के बारे में बताती है। जब वह सूरज के बारे में बात सुनते हैं और पूरी बात उनके संज्ञान में आती है कि किसी तरह किरण ने मना कर दिया था और घर के अंदर काम करने में आनाकानी किया करती है, तो अब पिता अपनी बेटी को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी, ऐसा मत कर, अगर तू ऐसा करेगी तो तेरा घर उजड़ जाएगा और उसके बाद उसकी जिम्मेदार तू खुद ही होगी। लेकिन बेटी अभी तक भी अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर थी। वह साफ साफ बोल देती है कि पिताजी, अगर उस घर में मैं जाऊंगी तो सूरज अगर मुझे लेने आया तो ही उस घर में जा सकती हूँ, वरना मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर पिता काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने दामाद के पास फोन करके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर उसे आना है तो मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, वह जब चाहे जब आ सकती है, कोई भी परेशानी नहीं है। यह बातें चलते हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे। जब 15 दिन तक भी ना तो सूरज उसे लेने के लिए जाता है और ना ही किरण वहां से वापस आई थी, तो उसके बाद सूरज एक वकील के पास जाकर तलाक के कागज तैयार करवा लेता है और उस कागज को अपनी पत्नी के पास भिजवा देता है। जैसे ही पत्नी को तलाक के कागज मिलते हैं तो वह एकदम से बौखला जाती है और सोचने लगती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। मुझे तलाक देने की यही सोचकर पत्नी अपने पति सूरज के पास फोन कर देती है और कहने लगती है कि क्या तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? तो सूरज कहने लगता है कि तलाक ना दूं तो और क्या करूं? जब मैं यहां पर आ गया उसके बाद भी तुम वापस नहीं आई और जिद लगाकर बैठी हो कि जब तक मैं नहीं आऊंगा
तुम वापस नहीं आओगी तो मैं भी तुम्हें लेने के लिए कभी भी नहीं आ रहा हूं। इस तरह से तो हमारी दोनों की जिंदगी खराब हो रही है। इससे अच्छा यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि इससे आगे और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को सुनकर किरण भी उसे तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि फिलहाल उसके अंदर उसका घमंड सर चढ़कर बोल रहा था। इसके बाद कुछ दिनों की कार्यवाही होती है और कार्यवाही होने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है और दोनों अपने अपने घर में रहने लगते हैं। अब तलाक होने के बाद सूरज तो अच्छा खासा कमाया करता था, तो उसकी दूसरी शादी हो जाती है और दूसरी शादी से उसे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। वह अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ रहने लगता है और उसकी दूसरी पत्नी किरण से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी और अच्छे से घर संभालती थी। जब भी पति बाहर जाता तो घर का पूरा काम अपने हाथों में ले लेती और उसकी बीमार बहन की भी अच्छे से देखभाल करती। इस बात को देखकर सूरज बड़ा खुश होता है और सोचता है कि चलो, अच्छा ही हुआ, जो कुछ भी हुआ। धीरे धीरे इन बातों को 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद एक दिन सूरज अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ, जिनमें से बड़ा लड़का था और छोटी लड़की थी, एक शादी में गया हुआ था। जब शादी से वापस लौटता है तो रास्ते में अचानक से एक सिग्नल पड़ता है और सिग्नल पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो बच्चों की नजर बाहर सिग्नल पर खिलौने बेच रही एक महिला पर जाती है और इसके बाद वे अपनी माँ से खिलौना लेने के लिए आग्रह करने लगते हैं। जब माँ बच्चों की जिद देखती है तो पहले तो उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं बेटा, ऐसे खिलौने नहीं खरीदा करते। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे बार बार जिद कर रहे थे और कह रहे थे कि माँ, हमें खिलौना चाहिए। कितना सुंदर खिलौना है, और तरह तरह की बातें कर रहे थे जिनसे माँ का दिल भी पिघल जाता है और वह अपनी खिड़की के कांच को नीचे करके उस खिलौने वाली महिला को आवाज लगा देती है। इधर सूरज अभी रोड पर ही निगाहें रखे हुए था और उसे लग रहा था कि कब यह सिग्नल खुलेगा और कब हम लोग आगे चलें। गाड़ी के अंदर जो कुछ भी बातें हो रही थीं, उनके बारे में उसे पता तो था, लेकिन उसका ध्यान उस खिलौने वाली महिला पर नहीं था। सूरज की दूसरी पत्नी उस महिला से खिलौनों का मोलभाव करने लगती है और मोलभाव करने के बाद 2 खिलौने अपने बच्चों के लिए चुन लेती हैं। खिलौने चुन लिए गए थे, लेकिन मोलभाव में अभी थोड़ी सी कसर रह गई थी। दरअसल जो खिलौने वाली थी, वह तो इन दोनों खिलौनों का रेट 120 रुपए बता रही थी, जबकि सूरज की दूसरी पत्नी कह रही थी कि नहीं, इन्हें तुम्हें हमें 100 में देना होगा। इस बात को सुनकर सूरज थोड़ा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम भी 20 रुपए के लिए इतनी झिकझिक कर रही हो। यह भी तो बेचारी गरीब है, अपना पेट पाल रही है रोड किनारे। खिलौने बेचकर कोई बात नहीं, हम पर क्या फर्क पड़ेगा जब यह थोड़े बहुत पैसे फालतू ले लेगी। ऐसा कहकर सूरज अपने पर्स से 150 रुपए निकालकर उस खिलौने वाली की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही खिलौने वाली 150 रुपए देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह कहने लगती है कि साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहकर वह जैसे ही अपना मुंह नीचे की तरफ करती है और सूरज उस खिलौने वाली महिला को देखता है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। इधर जब खिलौने वाली महिला सूरज को देखती है तो उसके चेहरे की भी हवाइयां उड़ जाती हैं। इसके बाद वह पैसों को पकड़ लेती है और खिलौनों को देखकर चुपचाप वहां से चली जाती है। सूरज ने झट से उस खिलौने वाली महिला को देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी पत्नी ने भी यह भांप लिया। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, सूरज गाड़ी चलाने लगता है तो उसकी पत्नी पूछने लगती है कि क्या तुम इस महिला को जानते थे? तो सूरज कहने लगता है कि हाँ, जानता तो था। ये मेरी वही पहली पत्नी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। दरअसल सूरज ने किरण के बारे में अपनी दूसरी पत्नी को सब कुछ बता दिया था और उसके बाद ही उससे शादी की थी। यह सुनकर उसकी पत्नी सोचने लगती है कि तुम तो बता रहे थे कि अच्छे भले खानदान की है, फिर आज यहाँ पर रोड किनारे इस तरह से खिलौने क्यों बेच रही है? तो सूरज कहने लगता है कि यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। दरअसल सूरज और किरण का जब तलाक हुआ था तो सूरज ने उसे लाखों रुपए दिए थे और ऊपर से उसका मायका भी काफी अच्छा था। अच्छे खासे रुपए पैसे थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इसे यहाँ पर खिलौने बेचने पड़ रहे हैं? यही बात उसको अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान कर देती है। दोनों पति पत्नी इस बारे में अटकलें लगाते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। वे तरह तरह की बातें सोचते हैं।
कभी तो सोचते हैं कि हो सकता है इसकी दूसरी शादी हो गई हो और दूसरा पति काफी ज्यादा गरीब हो। कभी सोचने लगते हैं कि हो सकता है इसने शादी ही ना की हो और घर वालों से दूर रहकर अकेली रह रही हो, क्योंकि उसके घमंड के बारे में उसकी पत्नी को भी पता था। ऐसा ही कहते हुए वह घर आते हैं, लेकिन सूरज होता है। उसके दिमाग में अब तक भी किरण का चेहरा घूम रहा था। जब वह नीचे की तरफ हुई थी, हंसती हुई, और एकदम से उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। वह सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो इस तरह से कर रही है। इसके बाद सूरज होता है। किरण के गांव में जिस गांव की किरण रहने वाली थी, उसी गांव का सूरज की कंपनी में काम किया करता था। लड़का उससे फोन पर बात करता है और बात करने के बाद किरण के बारे में पूरी खबर निकालता है। तो वह व्यक्ति उसे किरण की पूरी कहानी बताता है। दरअसल किरण अपनी खूबसूरती के घमंड में कुछ ज्यादा ही रहा करती थी, और इसी वजह से जब उसका तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद उसे लड़के पसंद नहीं आते। माता पिता उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वह उनकी एक भी नहीं सुनती, और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। तलाक के 3 साल बाद तक उसने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वह तरह तरह से लड़कों में खोट निकाल दिया करती। इसके बाद जब पिता देखते हैं कि बेटी इस तरह से नहीं मानेगी, तो वह उसे फाइनल निर्णय सुना देते हैं। कहते हैं, बेटी, यह आखिरी मौका है। अगर तुझे इस लड़के से शादी करनी है तो ठीक है, वरना इसके बाद मैं तेरी शादी कराने के लिए कहीं भी परेशान नहीं होऊंगा। ऐसा कहकर किरण का पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढता है, जिसके 2 बच्चे थे और उसका भी पहले तलाक हो चुका था। इसके बाद किरण जब देखती है कि अब पिताजी बिल्कुल भी मेरी दूसरी शादी नहीं कराएंगे और जिंदगी बहुत लंबी है, तो वह न चाहते हुए भी उस लड़के से शादी कर लेती है और शादी के बाद उसके घर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का था, वह बड़ा ही अलग किस्म का व्यक्ति था। शराब पिया करता था और अपनी पत्नी किरण की पिटाई भी करता था। उसके 2 बच्चे थे और वह किरण से कहता था कि बच्चों की अच्छे से देखभाल करो, अगर कोई भी दिक्कत आई तो फिर देख लेना। यह सब देखकर किरण से यह सहन नहीं होता और वह अपने पति से लड़ाई करने लगती है। लेकिन लड़ाई के दौरान उसका पति उसे ताना मारता है कि इसी वजह से तो तुम्हारा पहला पति तुम्हें छोड़कर चला गया, और तुम अगर इतनी अच्छी होती तो अपने पहले पति के साथ ही जीवन बिताती। इसके बाद किरण को अपने पहले पति सूरज की याद आती है और वह अपने के गए फैसले पर बहुत ज्यादा पछताने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पति से लड़ाई करने के बाद वह मायके जाती है, लेकिन पिता भी उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, जब तूने हमारी किसी भी बात को नहीं माना, तो अब अपनी जिंदगी भुगत, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब किरण को हर तरफ से रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तो वह मजबूरन अपने दूसरे पति के पास लौट जाती है और वहीं पर एडजस्ट होकर रहने लगती है। पति रोज रोज शराब पीकर आता कुछ नहीं कमाता और किरण को बुरी तरह से रखता। वह किरण को केवल बच्चों को संभालने के लिए एक नौकरानी की तरह ट्रीट करता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके पति का अत्याचार उस पर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। शादी को कुछ समय बीतते ही वह उसे पैसे कमाने के लिए मजबूर करने लगता है। शुरुआत में किरण दूसरों के घरों में काम करती है ताकि कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि उसका पति जिस काम को किया करता था वह पूरी तरह बंद हो चुका था। लेकिन दूसरों के घरों में काम करने के दौरान उसे गंदी निगाहों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से वह वहां पर काम नहीं कर पाती। यही सोचकर वह रोड किनारे खिलौने बेचने का काम चुनती है, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक होता है और कोई भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। इसीलिए किरण अब ट्रैफिक सिग्नल पर खिलौने बेचा करती है और उसी से अपना, अपने पति और बच्चों का भरण पोषण करती है। इस कहानी को सुनने के बाद सूरज की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि यह कैसा घमंड था जिसकी वजह से इस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसके बाद उसकी पत्नी, जो अभी तक इस बात को जानना चाहती थी कि आखिर क्या कारण था जो वह इस तरह से कर रही है, अपने पति से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, आप मुझे भी तो बताइए। इसके बाद सूरज उसे भी पूरी बात बता देता है। यह सब सुनकर उसकी दूसरी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि घमंड की वजह से किरण ने अपनी जिंदगी बद से बदतर कर ली। लेकिन जो हो चुका था, उस पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं था। इसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। किरण की जिंदगी बहुत बुरी तरह से बीत रही थी और उसे बिल्कुल भी चैन नहीं था। घर के अंदर उसका पति उससे सारा काम कराता और उसके बावजूद भी उसे सड़क किनारे खिलौने बेचने के लिए जाना पड़ता। उसकी पूरी सुंदरता धीरे धीरे नष्ट हो गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी बदहाल थी।
आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरणा मिले। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप इनसे कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उन्हें लागू कर सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।